गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, हमारे अभी फोन आ गया था, मित्र हैं, थोड़ा सा भी सीरियस हो गए हैं, तो सलाह करने के लिए कुछ एडवाइस। मतलब मार्क्यू के चलते से दो ही लोग आए हैं, अबुल कलाम और राज वर्मा। यस सर, और सब सब मार्केट। और सब लगता है वही भाग गया है सब। तो सबको अभी खबर करो, या तो अभी आके मार्क्यू दे, या फिर अगले किसी क्लास से किसी को हम एडमिट नहीं करेंगे क्लास में, सिर्फ तुम ही लोग रहो क्लास में। इसको कम्युनिकेट करो। सर ऐसा बोल रहे हैं कि आज के बाद से जो अभी नहीं रहेगा उसको क्लास में नहीं आने देंगे, जो आज देगा मार्क्यू वही क्लास करेगा। राज, कन्वे करो इस बात को सबको। ओके सर। क्या तरीका है यार, इतना पढ़ाओ लिखाओ और पूछने के समय में सब नदारत, पढ़ने से मतलब नहीं है एकदम। एक काम करते हैं, आज हम लोग मार्क्यू नहीं रखेंगे, ठीक है? आज हम लोग यस मार्क्यू सर। नहीं रखते, आज हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था? ट्रांजेक्शन सर। ट्रांजेक्शन सर। ट्रांजेक्शन हुआ था। तो यस सर। ट्रांजेक्शन में हम लोग एसिड प्रॉपर्टी देखे थे, और एसिड मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंकरेंसी, सॉरी कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, ये हम समझ चुके थे। इसमें यस कोई सर। दिक्कत है तो बताओ। सर ये जो स्टेप था उसको बता देते फिर से सर। कौन सा? जो ट्रांजेक्शन का जो स्टेप है सर, ये एसिड का जो है सर, एस फॉर एसिड, एटोमिसिटी। हाँ तो पिछले क्लास में यही बताए थे, नहीं पढ़े थे? यस सर। पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में पढ़े, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सर आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी क्लियर कर दीजिए, और दो स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अब समझो बात को। एटॉमिसिटी का मतलब ये हुआ कि जितना स्टेटमेंट लिखा गया है एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो सारा स्टेटमेंट एक साथ कंप्लीट होगा, ये है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर बिहेव लाइक अ एटम। टुकड़ा नहीं हो सकता उसका, जब होगा तो पूरा होगा। अगर पूरा नहीं हो रहा है, बीच में अगर हो रहा है तो हम रोल बैक करेंगे, मतलब जितना हो चुका है सबको हम लोग अनडू कर देंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है? कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट रहे कहने का मतलब कि वो सत्य बोले, अच्छा सही इंफॉर्मेशन दे, वो ऐसा नहीं कि अभी कुछ दे रहा है इंफॉर्मेशन, कोई कुछ दे रहा है ना? कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट कब रहेगा? जब जो ट्रांजेक्शन T1 है वो T1 सक्सेसफुली हो जाए। पहले एक ट्रांजेक्शन था, डेटाबेस था स्टेट 1 में, और वो स्टेट था मेरा कंसिस्टेंट, और ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म करने के बाद जो दूसरे स्टेट में डेटाबेस गया वो इनकंसिस्टेंट। तो
कंसिस्टेंट से इनकंसिस्टेंट में अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन हमारा पूरा नहीं हुआ है। वैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, वैसे ट्रांजेक्शन को नहीं होने देंगे, और वैसा ट्रांजेक्शन जिसके होने के बाद मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है उसको हम रोल बैक करेंगे और पहले वाले स्टेट पे लेके चलेंगे, पहले वाले कंसिस्टेंट स्टेट पे लेके चले जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। इसी को हम लोग बोल रहे थे कि एटॉमिक नहीं होगा तो हम लोग रोल बैक करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा। उसके बाद हम बात कर रहे थे आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? अलग अलग, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हर प्रोसेस, अच्छा ऐसे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल समझते हैं कि हम कंप्यूटर में दो प्रोसेस रन करा रहे हैं, दो प्रोसेस रन करा रहे हैं। एक तरफ हम पीपीटी खोल लेते हैं और दूसरी तरफ हम जूम खोल लेते हैं। दोनों एक साथ रन करता है। पीपीटी से हम तुम लोग को पावर पॉइंट दिखाते हैं और जूम से हम कम्युनिकेट करते हैं। दो अलग अलग प्रोसेस है। क्या कंप्यूटर गलती करता है कि जूम वाला चीज वर्ड में रन करा दे और वन वाला कोड जो है वो जूम में रन करा दे, या दोनों प्रोसेस अपने अपने बाउंड्री में एकदम आइसोलेटेड है? नहीं समझे? दोनों प्रोसेस अपने अपने एकदम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है सर। एकदम आइसोलेटेड है, दोनों आइसोलेटेड है। एकदम। जूम अलग है, पावर पॉइंट अलग है, एंटीवायरस कोई चल रहा है मेरा वो अलग है, सब अलग अलग मेमोरी एरिया में अलग अलग चल रहा है। जूम को नहीं पता है कि और कौन कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, उसको कोई मतलब भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को जानता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ट्रांजेक्शन के साथ। और ट्रांजेक्शन कोई भी हो सब आइसोलेटेड रहेगा, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ही डेटाबेस से ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम कंकरेंटली कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी दो ट्रांजेक्शन दो अलग अलग मेमोरी एरिया में एग्जीक्यूट होगा और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं रहेगा, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा, एकदम आइसोलेटेड रहेगा। ठीक है, यही है आइसोलेशन। एक ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी फेल हो। एक सक्सेसफुल होता है दूसरा भी सक्सेसफुल हो, जरूरी नहीं है। दोनों एकदम आइसोलेटेड है, दोनों अपने अपने एरिया में बगैर एक दूसरे के किसी कंसर्न के एग्जीक्यूट होगा। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। क्लियर है? यस यस सर। सर। जैसे प्रोसेस हो रहा था वैसे वो भी है, ट्रांजेक्शन भी है। इसके बाद चौथा था ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल कहने का मतलब या ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब कि हम अगर कोई ट्रांजेक्शन हम एग्जीक्यूट कराते हैं और उस ट्रांजेक्शन के बाद डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम बिग बाजार गए और वहां से हम लोग 10 पैकेट बिस्किट खरीदे, तो उसके स्टॉक में 10 पैकेट बिस्किट घट गया होगा ना। यस सर। हमको यस सर। मेरा बिल बना 10 बिस्किट के लिए हम 100 रुपए दिए, तो उसके सेल वाले में 100 रुपए जुड़ गया और उसके स्टॉक में से 10 घट गया। फाइनल कमिट करने के बाद, कमिट मतलब फाइनल डेटाबेस में हम फाइनल अमाउंट लिख दिए, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन अभी अभी जो हुआ है ट्रांजेक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन डन होने के बाद, ये इंफॉर्मेशन ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद वो रोल बैक हो जाए और पता चला कि 100 रुपया वहां मिल रहा है और वहां पे जो 10 प्रोडक्ट घटा था वो वापस जुड़ गया, तो समझ में नहीं आ रहा 100 रुपया आया कहाँ से। कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा ना। 100 रुपया तो आ गया है, कैश में 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन वहां पे जहाँ प्रोडक्ट 10 घटाए थे बिका था, तो वो 10 वापस रोल बैक हो जाए किसी कारण से, तो हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस मेरा फिर इनकंसिस्टेंट हो गया, डेटाबेस फिर इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट। यस सर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद डेटाबेस का स्टेट चेंज होता है, डेटाबेस का स्टेट चेंज होता है और वो डेटा जो सेकंड स्टेज है वो कंसिस्टेंट है, मतलब ट्रांजेक्शन ठीक ठाक हुआ है, और फाइनल कमिट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन ड्यूरेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्यों ना यस सर। हार्डवेयर क्रैश हो जाए, प्रोग्राम उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको ट्रांजेक्शन के बाद वाला रिजल्ट हमको चाहिए।
ठीक है, उसको कैसे करें हम? कह तो दिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसको मैनेज कैसे करा जाएगा? हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग जो बात की एसिड, हर टॉपिक के लिए अलग से पूरे डीबीएम सॉफ्टवेयर में, पूरे ओरेकल में या एसक्यूएल सर्वर में अलग अलग कंपोनेंट दिया गया है हर चीज को अलग से मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर हम एसिड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सॉरी एटॉमिसिटी की बात करते हैं, तो उसको ध्यान में रखने के लिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपोनेंट है। ठीक, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या आइसोलेशन की बात करते हैं तो कंकरेंसी कंट्रोल है, वो ध्यान देगा इस पे। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा बैकअप एंड रिकवरी है, मॉडल है, उसका जो कंपोनेंट है बैकअप एंड रिकवरी। अगर डेटाबेस क्रैश कर गया तो रिकवर कैसे करेंगे, हम बैकअप कैसे लेंगे, ये काम है, उसके लिए उसको अलग से कंपोनेंट है बैकअप एंड रिकवरी। ये सब मैनेज करके ट्रांजेक्शन के जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज किया जाता है। ये है हमारा एसिड प्रॉपर्टी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हम लोग का ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। एक मिनट हम खोल लेने दो एक बार। सर नेटवर्किंग फर्स्ट ईयर में पढ़ना है या सेकेंड ईयर में सर? सेकंड ईयर में अभी चल रहा है, सेकंड ईयर में चल रहा है अभी नेटवर्किंग। बीसीए में भी सेकंड ईयर में है और बीएससीआईटी भी सेकंड ईयर में। ठीक है, देखो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग रिलेशनल मॉडल देखे थे, हम पढ़े थे रिलेशनल मॉडल, जो हम लोग बात किए थे कि सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन होता है, सबसेट होता है, ये सब बात किए थे हम लोग। ठीक है, यस सर। तो डेटाबेस सब तो डेटाबेस ही है, सब डेटाबेस है, जिसमें हम हिरार्किकल भी पढ़े, नेटवर्क भी पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़े, रिलेशनल डेटाबेस पढ़े। तो हम लोग को जो डेटाबेस पढ़ता है, हम लोग को जो डीबीएमएस पढ़ना है, वो सारा का सारा आरडीबीएमएस ही है। वो सारा का सारा आरडीबीएमएस ही है, रिलेशनल ही पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हायरार्किकल और नेटवर्क नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि भाई इसके अलावा और कौन कौन सा मॉडल था। ठीक है, तो हम तुम ऐसा मत सोचना है कि डीबीएमएस है तो आरडीबीएमएस पता मैनुअल क्यों है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर है ओरेकल, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए। अगर हम ये कर लेंगे, जब ओरेकल कर लेंगे तो हमारे लिए एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल करना और आसान हो जाएगा। माई एसक्यूएल करना और आसान हो जाएगा। जो सबसे डिफिकल्ट या सबसे ज़्यादा जो सीखने का चीज़ है वो ओरेकल ही है, इसलिए हमेशा मैं ओरेकल कंसिडर करता हूँ। और मोस्ट यूनिवर्सिटी में, मोस्टली जितने यूनिवर्सिटी हैं, सब लोग डीबीएमएस और आरडीएमएस के लैब के लिए ओरेकल ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओरेकल समझेंगे और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी समझेंगे, इसके बारे में कैसे क्या होता है सारा कमांड समझेंगे। इसके लिए तुमको ओरेकल इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ओरेकल इंस्टॉल कर लेना है। और कैसे इंस्टॉल करेंगे एक बार तुम लोग खुद से करके देखना, बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल। और बहुत अपर वर्जन नहीं करना है, जैसे ओरेकल 9i आई था, ओरेकल 6, 7, 8 के बाद 8i, 9i आना शुरू हुआ। आई का मतलब होता था इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। और आई के बाद हम लोग का आना शुरू हुआ ग्रिड कंप्यूटिंग, मतलब जी। तो 10G, 11G, 12G ऐसे करके आना शुरू हुआ। और उसके बाद क्लाउड आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला आ गया, सी। तो हमको बहुत अपर वर्जन हमको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को सिंपल क्यूरी करना है, क्यूरी रन करा के दिखाना है, कुछ डीएमएल करना है, डीडीएल करना है। तो जितना अपर वर्जन करिएगा उतना ज़्यादा स्पेस लेगा और उतना ज़्यादा रिसोर्स यूज होगा।
ठीक, तो 9 मिल जाए, 10G मिल जाए, सफिशिएंट है हमारे काम के लिए। ठीक है, अब देखो जब सर हम बात कर, दोनों में बेटर कौन सा है सर? कोई कर सकते हो, हमको जो काम करना है, हमको जो काम सीखना है करना है यहाँ पे, वो 9i यस से भी सर। हो जाएगा, 10G से भी हो जाएगा, उसके बार बार लगा ओके उससे भी सर। हो जाएगा, 8i से भी हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हो जाएगा। हम लोग को जो करना है एकदम बेसिक वाला चीज करना है। ठीक है, हम लोग को क्लाउड पे लेके नहीं जाना है, हम लोग को इंटरनेट पे यूज नहीं करना है उसको, हम लोग को ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज नहीं करना है, हम लोग को अपने सिस्टम पे काम करना है। तो उसके लिए सारा कोई भी वर्जन लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत पुराना वर्जन एक्चुअली कंपनी की तरफ से वो इंटरटेन भी नहीं किया जाता है, बहुत पुराना वर्जन मिलेगा भी नहीं, यही प्रॉब्लम है। खैर, अब देखो दो तरह का कमांड हम पढ़ेंगे, DDL एंड DML कमांड। DDL एंड DML कमांड। DDL कमांड क्या है? तो DDL कमांड जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्या होता है? तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई डेटा बेस बनाना है, कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई डेटा बेस बनाना है, या बोलो कि कोई टेबल क्रिएट करना है, तो हम जो क्यूरी लिखेंगे उस सारे क्यूरी को एक फैमिली के अंदर मानते हैं और उसको बोलते हैं DDL। हम डिफाइन कर रहे हैं, डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ये नाम होगा, ये कॉलम होगा, ये डेटा टाइप हर कॉलम का होगा, ये सारा का सारा चीज जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन उसको बोलेंगे जिसमें हम कुछ चेंज करने वाले हैं टेबल में, कुछ नया डेटा इंसर्ट करने वाले हों, पुराना वाला है उसको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, उसको रीनेम करना है, ऐसा कुछ भी करना है, वो सारा का सारा हमारा DML हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है? डेटाबेस क्रिएट करना यस सर। DDL कमांड, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे उसके अंदर, जैसे सिंपल कॉपी लिए, 4 लाइन खींचे और ऊपर से टोपी पहना दिए, ठीक है, तो 4 कॉलम हो गया, ऐसे ऐसे करके कर दिए तो मेरा 10 रिकॉर्ड हो गया, 4 कॉलम, एक रिकॉर्ड में 4 एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है। तो ये जो क्रिएशन है ना, अलमीरा बनाना, ये है हमारा डेटा डेफिनेशन। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि भाई हमारा डेटाबेस कैसा होगा, उसमें एम्प्लॉय नंबर होगा जो कि मेरा कैरेक्टर टाइप का होगा, विड्थ 4 होगा, एम्प्लॉय नंबर हो, एम्प्लॉय नेम होगा जो कैरेक्टर होगा, है ना, ये 20 कैरेक्टर का होगा, सैलरी होगा जो न्यूमेरिक होगा वो 4 कैरेक्टर का होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको बोलेंगे डिफाइन करना, डेटा डेफिनेशन। ठीक, अब इसके अंदर हम बोलेंगे कि इंसर्ट कर दीजिए E01 राज वर्मा मैनेजर, सैलरी है 50,000। ये जो रिकॉर्ड इंटर कराएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा के साथ अब हम खेल रहे हैं। तो 2 भागे बढ़ गया, एक तो स्ट्रक्चर बनाना जिसको हम लोग स्कीमा बनाना बोलेंगे, स्कीमा डिजाइन बोलेंगे, टेबल डिजाइन बोलेंगे, और दूसरा हो गया उस टेबल के अंदर, उस रैक के अंदर सामान रखना, उसको बोलेंगे DML। क्लियर सबको? यस सर। अबुल, यस सर। पवन जब कंफर्म हो गया पवन को कि मार्क्यू नहीं होगा तब आया हो ना? नहीं सर, बगल में कुछ मतलब दिक्कत हो गया था, बाराती गया था ना, तो उधर पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया है, गाड़ी उड़ी फूट गया था, बताओ, अभी यही के देख टाइम रहे बनाती थे। गए थे, पगला गए होगा जी। नहीं सर, आया था बाराती लौट कर तो गाड़ी का शीशा उसा जिस पूरा फूट गया था, तो वही देख रहे थे। जिस रोड से जा रहे हो उस रोड से बाराती दिखे तो भाग चलो पीछे में। सर भाग नहीं, वहां पे बगल से ही गया था, तो उधर से आया था ना, तो वहीं पे पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वही देख रहे थे, गाड़ी उड़ी पूरा फोड़ फाड़ दिया था। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उससे हम समझेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप अवेलेबल है मेरे पास। प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग डेटा टाइप देखते हैं ना, सी में जावा में सब जगह है, तो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप ओरेकल की तरफ से दिया गया है। Each value manipulated by Oracle database has a data type. The data type associates a fixed set of property with the value. ठीक है,
ओरेकल बिल्ट इन डेटा टाइप। पहला है कैर, सी में भी है, सी पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, कैर नाम का वहां भी है ना, कैर। यस सर। तो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा ऑफ लेंथ साइज बाइट्स और कैरेक्टर, मैक्सिमम साइज जो अलाउड है वो है 2000 बाइट्स या 2000 कैरेक्टर। डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज इज 1 बाइट। मैक्सिमम जो है मिनिमम साइज 1 बाइट का होगा। इट पैडेड ब्लैंक स्पेस इफ डेटा इज लेस देन प्रोवाइडेड साइज। अगर जो साइज तुम प्रोवाइड करते हो, जो साइज प्रोवाइड करते हैं उससे अगर कम डेटा हम रखते हैं, उससे हम जैसे मतलब मिनिमम कितना बोल रहा है कि 1 बाइट होगा मिनिमम, है ना। तो 1 बाइट अगर उससे कम डेटा अगर रखते हैं, जैसे करने हम लिखे कैर, ब्रैकेट में लिख दिए 10, 10 कैरेक्टर का हो गया, ब्रैकेट में लिख दिए 10, साइज लिखा ना, साइज कैरेक्टर बाइट लिखो या कैरेक्टर लिखो, तो 10 लिखोगे मतलब 10 बाइट या 10 कैरेक्टर। तो 10 कैरेक्टर हम लिख देते हैं, मान लो हम नेम ले रहे हैं, सपोज करो नेम, और लिखते हैं कैरेक्टर 10, और उसमें हम 5 ही नाम देते हैं, तो क्या होगा, इट पैडेड ब्लैंक स्पेस इफ डेटा इज लेस देन प्रोवाइडेड साइज। तो बाकी बचा साइज जो होगा वो पैडेड रहेगा, ब्लैंक स्पेस उसमें दिया जाएगा बाकी को भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरा आता है वैरकर। कैरेक्टर के आगे VAR लगा हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। कैरेक्टर के बाद ब्रैकेट में हम साइज लिखते थे, वैरकर के बाद भी हम साइज लिखेंगे। अंतर क्या है, ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, मैक्सिमम लेंथ जो है इसका बाइट या कैरेक्टर्स है, और यू मस्ट स्पेसिफाई साइज फॉर द कैरेक्टर, मैक्सिमम साइज 4000 बाइट। उसका था 2000 बाइट, इसका है 4000 बाइट्स। 4000 बाइट, इसका जस्ट डबल है। हम इतना बड़ा कैरेक्टर ले सकते हैं, मतलब अगर किसी कॉलम में हमको 4000 कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन रखना है तो हम varchar ब्रैकेट में 4000 लिख के कर सकते हैं। ठीक है, Oracle recommend not to use varchar data type as it is reserved for the future Oracle functionality and it could change. यहाँ है क्या कि जब NC का स्टैंडर्ड आया डेटाबेस के लिए तो 2 चीज था, एक था ब्लैंक और दूसरा था नल। ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं नल और दूसरा बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक मतलब हम सी में अगर तुम ऐसा लिखो कैरेक्टर ए बराबर सिंगल कोट्स ओपन एंड सिंगल कोट्स क्लोज, बगैर बीच में कुछ दिए हुए, उस वैल्यू को बोलते हैं नथिंग। क्या बोलते हैं? नथिंग। सिंगल कोट्स ओपन किए और तुरंत बंद कर दिए, बीच में स्पेसो नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, तो सिंगल ओपन एंड क्लोज, बीच में कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड नथिंग। और नल क्या होता है? नल एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है जिससे हम लोग कुछ कुछ चीज को हम लोग परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, जैसे /0 या NULL, है ना, NULL नल। तो एनसी का स्टैंडर्ड जो था उसने बोला, उसके अनुसार ब्लैंक मतलब खाली, नथिंग, और नल दोनों 2 चीज है, सेम चीज नहीं है, दोनों 2 चीज है, सेम चीज नहीं है। लेकिन ओरेकल इसको डिफाइन करने में गलती कर गया और ओरेकल के नजर में नल और ब्लैंक दोनों एक है। नल और ब्लैंक दोनों एक है। वैरकर में भी अगर तुम नल देते हो तो वो ब्लैंक ही समझे, ब्लैंक को भी नल समझेगा, नल मतलब ब्लैंक, दोनों है। बाद में ओरेकल बोला कि ठीक है, वैरकर को छोड़ते हैं हम, अब हम क्या करते हैं कि वैरकर का दूसरा वर्जन बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे वैरकर 2। वैरकर 2 जो हमारा एनसी स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। ठीक है, तब आया हमारे पास वैरकर 2। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम लेंथ साइज बाइट और कैरेक्टर्स, यू मस्ट स्पेसिफाई साइज फॉर वैरकर 2। जैसे कैरेक्टर के लिए और वैरकर के लिए करते थे, सेम वैरकर 2 के लिए भी करना है। मिनिमम साइज 1 बाइट का होगा और 1 कैरेक्टर होगा, और मैक्सिमम साइज 4000 बाइट होगा, 4000 बाइट जैसे वैरकर का था। अगर
ओरेकल 12C यूज कर रहे हो तुम, तो उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर मैक्सिमम साइज 4000 बाइट है, इफ मैक्स स्ट्रिंग साइज बराबर स्टैंडर्ड है, तो है ना, मैक्स स्ट्रिंग साइज सेटिंग है, अगर वो स्टैंडर्ड है तो हमारा 4000 होगा। और 32,767 जो INT का जो वैल्यू है, INT का जो हमको मिलता है रेंज 8 बिट में, सॉरी 2 बाइट में, हाँ 16 बिट में बाइट, इफ मैक्स स्ट्रिंग साइज बराबर एक्सटेंडेड सेटिंग कर देते हैं तो हमको वो 32,767 बाइट लेता है, मतलब उतना कैरेक्टर ले लेगा। लेकिन ये ओरेकल के 12C और उसके बाद के वर्जन के लिए है। ये बात समझ में आ रहा है? वायरकैट 2 का ही मैक्सिमम साइज हमारा 4000 ही है, ठीक है। उसमें सेटिंग है मैक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर साइज बराबर स्टैंडर्ड रहेगा तब। तो मैक्स स्ट्रिंग साइज एक्सटेंडेड भी हो सकता है, अगर एक्सटेंडेड करेंगे तो हमको 32,767 उसका मैक्सिमम हो जाएगा। और लेकिन ये फैसिलिटी एक्सटेंडेड वाला ओरेकल 12C और उसके आगे के वर्जन के लिए है, ठीक है। तो नीचे लिख दिए हम, दिस पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओरेकल 12C, मैक्स स्ट्रिंग साइज कंट्रोल्स द मैक्सिमम साइज of the string size in Oracle database. Either we can set it to standard or extended. The default is standard. मान लो तुम Oracle 12C यूज कर रहे हो और तुम लिखते हो if max अंडरस्कोर स्ट्रिंग साइज स्टैंडर्ड रखते हो, तब तुम्हारे वायरकैट 2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 4000 होगा। अगर तुम सेटिंग में जाके मैक्स स्ट्रिंग साइज एक्सटेंडेड कर देते हो, तब तुम्हारे वायरकैट 2 का मैक्सिमम साइज 32,767 हो जाएगा, ठीक। तो ओके, यहां तक तो काम हो गया। यहां के बाद एक चीज बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि ओरेकल वायरकैर में नल और ब्लैंक स्पेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाने के कारण वायरकैर 2 बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से वायरकैर 2 भी नल में और नथिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। वायरकैर 2 के लिए भी नल और खाली जगह एक ही है, ठीक है। खाली जगह एक ही है, नल वही है, खाली जगह वही है। तो ओरेकल का कहना यह है कि हम फ्यूचर में वायरकैर को ठीक करेंगे, वायरकैर को परिभाषित करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए इसको हम नल और नथिंग दोनों में इसको बनाएंगे। यही कारण है कि ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप अपने कैरेक्टर टाइप के लिए वायरकैर 2 यूज करें, वायरकैर ना यूज करें, वायरकैर मत यूज करिए। क्यों? क्योंकि आज हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हम जितना कैरेक्टर है, नेम एड्रेस और सब कुछ हम वायरकैर रख लेते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और हम अपने जहां हमको डिलीवर करना है वहां डिलीवरी कर देते हैं हमें सॉफ्टवेयर का। 2 साल 4 साल 5 साल बाद नया वर्जन ओरेकल का आता है और वायरकैर को रीडिफाइन कर देता है, वायरकैर को रीडिफाइन कर देता है और हमारे क्लाइंट के पास नया वर्जन ओरेकल इंस्टॉल होता है, तो मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस जिसमें सब हम वायरकैर लिखे थे सब वहां रीडिफाइन हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ओरेकल इस बात की गारंटी नहीं ले रहा है। ओरेकल का कहना है कि वायरकैर 2, देखो ओरेकल रिकमेंड नॉट टू यूज वायरकैर डेटा टाइप। क्यों? तो इट इज रिजर्व फॉर फ्यूचर ओरेकल फंक्शनलिटी एंड इट कुड चेंज। इसीलिए हम लोग को अपने हर कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? वायरकैर 2। वायरकैर नहीं यूज करना है। करेंगे तो हमको फर्क कभी नहीं पड़ेगा, हमको अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वायरकैर 2 रखो या वायरकैर रखो, एक ही काम करेगा। फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दिस पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 12C, मैक्स स्ट्रिंग साइज कंट्रोल द मैक्सिमम साइज ऑफ स्ट्रिंग साइज इन ओरेकल डेटाबेस। Either we can set it to the standard extended, the default value standard. Okay. Max underscore string underscore size whatever standard means the maximum size of the string will be 4000 byte for varchar 2 and in varchar 2 देखेंगे हम लोग।
तो दोनों के लिए हमारा varchar2 varchar के लिए नहीं, ये जो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड है वो varchar2 के लिए है और इन varchar2 के लिए है। varchar जिसको कि हमको यूज नहीं करना है वो तो 4000 बाइट ही रहेगा। ये जो है ये 4000 बाइट ही रहेगा, इसको हम नहीं बढ़ा सकते, एक्सटेंडेड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वाला जो है फैसिलिटी वो varchar2 के लिए है और इन varchar2 के लिए है। क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ तक तो काम हो गया और हाँ यहाँ तक हो गया। ओके, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्स स्ट्रिंग साइज फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड बट नॉट फ्रॉम एक्सटेंडेड टू स्टैंडर्ड। We can change the value of max string size from standard to extended, but not from extended to standard. With max string size set to standard, if we try to set the length of the column more than 4000, then it will throw ORA 00910 error. ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रहेगा और तुम 4000 से ज्यादा यूज करना चाहोगे तो एरर देगा। उस एरर का नंबर दिया है 00910। अब आते हैं इन varchar2 के बारे में। वेरिएबल लेंथ, यूनिकोड कैरेक्टर। व्हाट इज यूनिकोड कैरेक्टर, कौन बताएगा? बताओ। क्या सर? यूनिकोड क्या होता है? कैरेक्टर का। अच्छा, एस्की क्या होता है? ASCII कोड। बताओ। सर आस्की वैल्यू मतलब सर होता है कि ए का मतलब वो आस्की वैल्यू उसका 65 हुआ सर। हाँ, कैपिटल ए का मतलब आस्की वैल्यू 65। मुझे काम करो, अगले क्लास में तुम लोग यस सर। पढ़ के आना, हमको खुद से पढ़ो और बताना हमको एस्की कॉमा यूनिकोड कॉमा EBC DIC। नोट कर लो। रिपीट कर दीजिए सर। एस्की ASCII कॉमा यूनिकोड कॉमा EBC DIC। EBC DIC। ओके सर। ठीक है, इसको तुम पढ़ना, पढ़ने के बाद हमको बताना क्या होता है। ठीक, ओके। तो देखो इन varchar2 जो है ये यूनिकोड कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं। इसको यूनिकोड कैरेक्टर के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका मैक्सिमम लेंथ 4000 है, अगर एक्सटेंडेड रहेगा तो 32767 हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसे varchar2 का था। ठीक, अब आओ नंबर पे। अगर हमको नंबर रखना है तो सैलरी हो गया, मार्क्स हो गया, कितना प्रोडक्ट बिका, वो नंबर इंटीजर है ना, नंबर रखना है तो उसके लिए हमको जो डेटा टाइप मिला हुआ है नंबर मिला हुआ है, और नंबर के बाद ब्रैकेट में P, S, P फॉर प्रिसीजन एंड S फॉर स्केल, ये हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम मान लो फ्लोट, अभी भूल जाओ, नंबर जो है इसमें हम फ्लोट भी और होल नंबर भी दोनों काम कर सकते हैं। P और S कहने का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो हम लिखते हैं नंबर प्रिसीजन में लिखते हैं 7, कॉमा 2, तो होगा क्या कि हमारा जो 2 है, जो स्केल बोल रहे हैं, वो हमारा दशमलव के बाद वाला होगा और सब जोड़ के 7 होगा, सब जोड़ के 7 हो जाएगा। तो P मतलब प्रिसीजन और S मतलब स्केल। ठीक है, ये हम इस तरह से हम नंबर डिफाइन करते हैं। एक और है फ्लोट, जबकि हमको पता है कि हम नंबर में, देखो नंबर में हम लिखे नंबर 7,2 में हम क्या वैल्यू लिख रहे हैं 45231.52, ये हम नंबर उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो फ्लोट नंबर है वो फ्लोट नंबर है। तो हम अगर मान लो नंबर ब्रैकेट में 7 देते
तो हमको बिना पॉइंट वाला नंबर स्टोर होता। पॉइंट कॉमा लेके 2 दे दिए तो 2 हमारा उधर चला गया और इधर हमको 5 मिल गया। ठीक है। फ्लोट क्या है? तो फ्लोट जो है नंबर का एक सब टाइप है। A subtype of the number data type having precision p. A float value is represented internally as a number. The precision p can range from 1 to 126 binary digit. तो precision मतलब पहले वाला p वो है 1 से लेके 126 बाइनरी डिजिट तक हो सकता है। और float value requires from 1 to 22 bytes. कहने का मतलब कि बहुत बड़ा नंबर आपको अगर यूज करना होगा तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं। फ्लोट सीधे p लिखेंगे आप, प्रिसीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया बात। अगर मान लो हमको नंबर और बड़ा नंबर चाहिए, ठीक सी की तरह हमको एक लॉन्ग डेटा टाइप भी दिया गया है। कैरेक्टर डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ अप टू 2 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट तक का नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। या जैसा बोलो कि 231-1 मतलब 230 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 2 गीगाबाइट अप टू 2 गीगाबाइट। ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसीलिए कि आज अगर हम यूज करते हैं लॉन्ग, उससे यूज होता नहीं है, लॉन्ग यूज होता नहीं है। लेकिन पहले के वर्जन में ओरेकल में लॉन्ग हुआ करता था। मान लो आज से 20 साल पहले का डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज किया गया है और आज यूज हो रहा है, वो आज के करंट वर्जन पे हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आज ओरेकल अपने करंट वर्जन में लॉन्ग डेटा टाइप हटा दे तो 20 साल पहले वाला डेटा अभी काम करेगा डेटाबेस? नहीं समझे बात को। आज से 20 साल पहले हम एक डेटाबेस बनाए, ठीक है, और उस डेटाबेस को हम डिलीवर कर दिए तुमको, तुम पिछले 20 साल से उसको यूज कर रहे हो। तुम पहले ओरेकल 7 पे कर रहे थे, फिर 8 पे कर रहे हो, आज तुम्हारे पास ओरेकल 10G है और सेम डेटाबेस तुम काम कर रहे हो। सपोज करो कि 10G में लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप हटा दिया जाता, बोला कि नहीं अब हम लॉन्ग नहीं कैरी करेंगे, बड़ा बेकार डेटा टाइप है, तो क्या 10G पे वो सॉफ्टवेयर वो डेटाबेस रन करा पाओगे जिसमें लॉन्ग नाम का डेटा टाइप हम यूज किए हैं? सर नहीं करेगा सर, नहीं करेगा सपोर्ट सर। नहीं करेगा, नहीं करेगा। यस सर। तो यही हम लिखे हैं कि लॉन्ग प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड मतलब पहले वाला डेटाबेस के साथ हमारा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हो सके, पुराना जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसीलिए लॉन्ग आज भी चल रहा है। आज हम लॉन्ग नहीं यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी। तुमको याद होगा कि MS वर्ड 2007 97 2000 वाला जो हमारा MS वर्ड था, उसमें डॉक एक्सटेंशन होता था, DOC। और आज हमारा जो हम डॉक फाइल बनाते हैं वो डॉक एक्स होता है, डॉक एक्स होता है। कंप्लीट सिस्टम बदल गया है डॉक्यूमेंट का, इंटरनली सब सिस्टम बदल गया है। तो क्या आज से 10 साल पहले अगर हम रिज्यूम बनाए थे जिसका एक्सटेंशन DOC था, क्या आज का MS वर्ड उसको नहीं ओपन करेगा? बोलेगा भाई हम तो डॉक एक्स जानते हैं, डॉक तो जानते ही नहीं है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं सर। करेगा। ठीक है, और बताते यस हैं। सर। आज हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर विंडोज 98 पे बनाया गया था, विंडोज 98 पे रन कराने के लिए, तो वो भी रन करता है आज, वो भी आज रन कर जाता है। कोई कोई सॉफ्टवेयर है जो प्रॉब्लम करता है, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत आवश्यक है।